प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इतने चैप्टर्स आपके रिप्लेस हुए हैं और बाकी आपका कोर्स 13 चैप्टर का है। सॉलिड स्टेट भी है, सॉल्यूशन भी है, और अभी जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपके सिलेबस पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है कैसे कम हुआ है वो मैंने बता दिया। लगभग 30% कुछ दिनों के बाद आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा स्कूल की तरफ से ही। अब जो प्रोजेक्ट है, आई थिंक मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया था आप सभी को, और उस प्रोजेक्ट का टेबल मैंने सेंड किया है या नहीं किया है, तो कोई भी मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। हाँ गौरव, गौरव आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि जो आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया था वो प्रोजेक्ट आप लोगों ने कितना लिखा है, और उसमें जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो मैंने सेंड किया है या नहीं किया है, मुझे आइडिया नहीं है, बहुत दिन हो गए तो मैं भूल गई हूँ। और इसके बाद आप सभी को मैं बता रही हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकल देना स्टार्ट करूंगी, तो आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी लेना है, और उस प्रैक्टिकल कॉपी पे जो भी चीजें जो आपका जैसे लिखने का तरीका होता है 11th में आपने सीखा ही है, वैसे ही आप उसको नोट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे आई थिंक वेडनेसडे तो नहीं, जो थर्सडे या फ्राइडे होगा या फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल का भी। तो आप सभी एक एक प्रैक्टिकल कॉपी ले लीजिएगा, और जो प्रोजेक्ट आपको बनाना है वो प्रोजेक्ट फाइल पे बनाना है, आपको पता होगा। और टोटल 5 प्रोजेक्ट हैं आपके, जिसमें से जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है आई थिंक मैंने सेंड कर दिया है, ऑब्जर्वेशन टेबल बचा हुआ है तो उसके बारे में भी हम देख लेंगे। और आगे के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी आपको सेंड किए जाएंगे, तो आपको सारी चीजें अब कंप्लीट रखनी है, आपका जो थ्योरी कॉपी है वो भी, जो प्रोजेक्ट फाइल है वो भी, और साथ में जो प्रैक्टिकल आपको भेजा जाएगा वो भी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ नोटिस आया था उसी के बेसिस पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे सम कमर्शियल सेल्स और बैटरीज। जनरली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स होता है, हम सभी इस बात को जानते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे किसी टाइप के सेल्स की बात करेंगे। ये जो हमारा सेल्स या बैटरी होता है वो कैसे होता है, तो बैटरी या सेल एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का मतलब है वो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है, एक सोर्स है। ठीक है, और जनरली इसमें टू और मोर देन जो टू सेल्स होते हैं, हमने हाफ सेल्स कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था, ये सेल्स इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन कंबाइन होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, तो उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हमको इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, जिसको हम सेल या फिर बैटरी के फॉर्म पे डिनोट करते हैं। ये जो सेल है आपका, ये जनरली टू टाइप्स का होता है। एक आपका प्राइमरी सेल होता है, सेकंड आपका सेकेंडरी सेल्स होता है। याद रखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपको पूछा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि जो आपके प्राइमरी सेल्स होते हैं ये रिचार्जेबल नहीं होते, मतलब इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। उनको ऐसा कोई भी सेल या बैटरी जिसको आप क्या नहीं कर सकते हो, रिचार्ज नहीं कर सकते हो, तो उसको प्राइमरी सेल की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, और जो ऐसा सेल है जिसको आप क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। ठीक, जो प्राइमरी सेल्स होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन मींस जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, वो रेडॉक्स रिएक्शन अगर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे अप्लाई करते हो तो वो रिवर्स्ड नहीं होती। और इसी केमिकल इक्वेशन के या इलेक्ट्रोड रिएक्शन के रिवर्स्ड नहीं होने की वजह से जो प्राइमरी सेल्स होते हैं वो रिचार्जेबल नहीं होते हैं। ठीक है, एज अ एग्जाम्पल आप ले सकते हो ड्राई सेल या फिर मरकरी सेल। और जनरली इसका यूज किस में करते हैं पूछा जाएगा, तो जो आपके टीवी का रिमोट होता है उसकी जो बैटरी होती है और सेल होता है जो, या फिर हर एक रिमोट का जो सेल होता है जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, और जैसे टॉर्च का होता है उसको भी हम रिचार्ज नहीं कर सकते, तो वो प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, और रिवर्सिबल होने की वजह से इनको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल फोन पे जो बैटरी यूज करते हैं वो क्या होती है, रिचार्जेबल होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो लेड स्टोरेज सेल होते हैं या निकल कैडमियम स्टोरेज सेल होते हैं, ये सभी सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो हमने देख लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो कितने टाइप का होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है ड्राई सेल का और मरकरी सेल का, ये कैसा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी बैटरीज और सेल्स, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है ड्राई सेल का। ठीक, तो देखिए ड्राई सेल, ड्राई सेल को टॉर्च में, ट्रांजिस्टर पे, रेडियो पे या कैलकुलेटर या फिर जो टेप रिकॉर्डर होता है इसमें हम यूज करते हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्राइमरी सेल हो जाएंगे। आपको गिव द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उसके एग्जांपल्स आप ये ले सकते हैं, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैलकुलेटर, टेप रिकॉर्डर्स एटसेट्रा। और ये जो सेल होती है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है पूछा जाएगा, तो वो है लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल इसको इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि इसको इन्वेंट जिन्होंने किया था उनका नाम जी लेक्लांची था। 1868 में इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ये होता कैसे है, देखो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये हमारा एक लेक्लांची सेल। इस सेल पे देखिए होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये जिंक का बना हुआ एक क्या होता है आपका, सिलेंडर होता है। जनरली जिंक जो हमारा मेटल होता है उससे बना हुआ एक कंटेनर होता है, एज अ सिलिंड्रिकल शेप आप ये बोल सकते हो। और ये जो सिलेंडर है यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है, एक एनोड का वर्क कर रहा है। ठीक है, जो जिंक रॉड से बना हुआ एक कंटेनर है यहाँ पर, ये एनोड का वर्क कर रहा है। तो ये बात मुझे बताइए, अगर ये एनोड का वर्क कर रहा है तो इसमें कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा। रिडॉक्स रिएक्शन। ओनली रेडॉक्स रिएक्शन या कोई एक हाफ रिएक्शन पॉसिबल होता है, क्योंकि हमने देखा था एनोड और कैथोड। तो मैंने ये पूछा है कि इन अ रेडॉक्स आपका जो एनोड कोई सिलेंडर वर्क कर रहा है या कोई इलेक्ट्रोड वर्क कर रहा है तो वहां पर कौन सा रिएक्शन होगा। बताइए। गेनिका, आप बताओ कौन सा रिएक्शन इसमें पॉसिबल होगा एनोड पे। गौरव। मैम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। अगर ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है मतलब इसमें जो रिएक्शन पॉसिबल होगा वो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड बेटा। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था ये बात, फिर भी आप सभी भूल गए। वेरी गुड गौरव, गौरव को याद था। चलिए,
एनोड कहीं पे भी अगर कोई इलेक्ट्रोड एनोड का वर्क कर रहा होगा तो उस पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज कनेक्टेड है, देखिए ये जो हमारा जिंक का रॉड है इसमें कनेक्शन किसका लगा हुआ है, यहाँ पे एक आपका ये जो पोर्शन बना हुआ है इस पोर्शन को क्या बोला जा रहा है, ग्रेफाइट रॉड है। और ये ग्रेफाइट रॉड किसका वर्क कर रहा है, कैथोड का वर्क कर रहा है। तो अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो जो कैथोड है उस पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। जस्ट उसके अपोजिट, मतलब एक सेल होता है चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, दोनों में ही रेडॉक्स रिएक्शन होता है। बट डिफरेंस क्या है, जो प्राइमरी होता है उसमें रेडॉक्स रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। और जो सेकेंडरी होता है हमारा, उस सेकेंडरी में रेडॉक्स रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। और उसी रिएक्शन के बेस पे हम एक को प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी सेल बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें यहाँ पर हमारा कैथोड का वर्क जो कर रहा है वो क्या है, एक कार्बन ग्रेफाइट का बना हुआ रॉड है। और ग्रेफाइट कार्बन का एक क्या होता है, एलॉय होता है। और उसी एलॉय से बना हुआ हमारा क्या है, यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है। अब ये ग्रेफाइट रॉड यहाँ पर हमने देखा किसका वर्क कर रहा है, कैथोड का वर्क कर रहा है, मतलब इसमें रिडक्शन होगा, हमने ये जान लिया। अब इस कार्बन रॉड का जो सराउंडिंग एरिया यहाँ पे ये बना हुआ है, इस सराउंडिंग एरिया पर एक कोटिंग की गई है। और वो किसकी कोटिंग की गई है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन की। इसकी कोटिंग का भी रीजन है, इसकी कोटिंग का मेन रीजन क्या होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो जिंक का बना हुआ इलेक्ट्रोड रहता है, आफ्टर सम टाइम के बाद वो कोरोज होने लगता है, उस पे जंग लगने लगती है। तो उसको जंग से बचाने के लिए ही इन केमिकल्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो रॉड है उस रॉड के सराउंडिंग एरिया पर MnO2 और कार्बन पाउडर की कोटिंग की गई है। और जिंक सिलेंडर इसके आउटर मोस्ट एरिया पे, ये जो आउटर मोस्ट एरिया है, इस आउटर मोस्ट एरिया पे जो जिंक सिलेंडर है वो किसका वर्क कर रहा है, एक इंसुलेटर की तरह ये वर्क कर रहा है, ठीक है। किसकी तरह, एक इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। अब देखिए इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि हमने इसमें देख लिया कि हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहाँ पे होगा और रिडक्शन का प्रोसेस कहाँ पे होगा। यहाँ पे एक पेस्ट भरा हुआ है, किसका, अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का। ये पेस्ट हमारे लिए यहाँ पर किसका वर्क करेगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वर्क करेगा, जो एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, हम ये बोल सकते हैं, ठीक। और उसी मीडियम में ही हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये पॉसिबल होता है। जनरली अगर आप जो ड्राई सेल मिलता है उसके बारे में देखोगे तो वो वैक्स के थ्रू कैसा रहता है, सील्ड रहता है जो ड्राई सेल होता है वो। और इसके जो अदर मटेरियल्स होते हैं वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ सके, इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें वैक्स से क्या कर दिया जाता है, उसको सील्ड कर दिया जाता है। और उन इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है इनसाइड पोर्शन पर, जिससे हमारा सेल क्या करता है, ऑपरेट करने लगता है। ये जो सेल है ये ऑपरेट करने लगता है, ठीक। अब इसमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसके बारे में देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उस पे शो किया गया है। हाँ तो देखिए इसमें आपको दिखाया गया है कि कहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और कहाँ पे आपका रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जिंक रॉड पे होगा, मैंने आपको बताया था।
वो जिंक रॉड जो हमारा मेटेलिक जिंक है जो कि सॉलिड कंडीशन पे है, वो ऑक्सीडाइज्ड होकर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर थ्रू अ मीडियम जाता कहाँ पे है, कैथोड पे जाता है, जो कि ग्रेफाइट या कार्बन का बना हुआ एक रॉड है इन अ कंटेनर। और उस रॉड पे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसमें किसकी कोटिंग की हुई है, MnO2 और कार्बन की कोटिंग की हुई है। तो ये MnO2 कैथोड पे प्रेजेंट है और उसी के आउटर मोस्ट एरिया पे अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, जिसमें से ये अमोनियम आयन उस पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, कैथोड पे। अब ये दोनों आयन क्या करेंगे, MnO2 और अमोनियम आयन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके जो हमारा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है वो मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, साथ में इसमें से अमोनिया गैस लिबरेट होती है और हल्का सा उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम लिखें, ये सब कहाँ से प्रेजेंट हुए आपको क्लियर हुआ होगा ये सभी चीजें। तो देखिए यहाँ पर अमोनियम आयन प्रेजेंट है, MnO2 प्रेजेंट है और 2 इलेक्ट्रॉन। Cl वो तो नेगेटिव आयन में ही होगा और उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अमोनियम आयन पॉजिटिव फॉर्म में है Cl से सेपरेट होने के बाद, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस वजह से इन अ कैथोड ये जो अमोनियम आयन है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इस वजह से इन अ रिडक्शन प्रोसेस इस अमोनियम को यहाँ पे शो किया गया है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास हमारा प्रोडक्ट जिंक है, अमोनियम आयन है और MnO2 यहाँ पे लिखा गया है और वो प्रिपेयर होके क्या बना रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, MnO3 H2O और अमोनिया गैस इसमें से क्या हो रही है, इवापोरेट हो रही है, ठीक है। अब ये अमोनिया गैस लिबरेट कहाँ से होती है, तो वो रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू बनी। तो वो बनी कहाँ पे है, कैथोड में बनी है। और अगर वो कैथोड में बनी है तो वो इवापोरेट भी कहाँ से होगी, कैथोड से ही इवापोरेट होगी। और जो जिंक आयन आफ्टर ओवरऑल रिएक्शन जो जिंक आयन आपका बनता है, ये जिंक आयन यहाँ पे प्रेजेंट जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अमोनियम आयन होगा या ये जो अमोनिया यहाँ पे बनती है, इस अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बना देता है, टेट्रा एमीन जिंकेट बना देता है। और ये टेट्रा एमीन जिंकेट जो हमारा रिएक्शन है उस रिएक्शन को पोलराइज्ड होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है ये बोला जाए, या फिर रिएक्शन को रिवर्स्ड होने से बचाने का काम इसी का है। क्योंकि देखो अगर ये इस कॉम्प्लेक्स को बनाता जाएगा तो जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन पे यूज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन पे क्या होता जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा होगा, तो इन अ सॉल्यूशन इसका जो पोटेंशियल है या इसका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन पे वो डिक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे ये डिक्रीज होता जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव आयन, वैसे वैसे जो सेल पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हुआ है कैथोड और एनोड के बीच में, वो भी क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और उसके डिक्रीज होने के कारण जो आपका बैटरी है, अब उसमें कोई सेल पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। सेल पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो एनर्जी का कोई सोर्सेस ही उसमें नहीं बचा, और एनर्जी का सोर्स नहीं बचा तो बैटरी अब काम करना बंद कर देती है। तो बैटरी में डेड होने का मतलब यही होता है कि जो जिंक आयन और जो वहां से अमोनिया गैस बन रही थी रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू, वो दोनों आपस में मिलके वहां पे क्या बना रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं। और जितना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स उस बैटरी या सेल में फॉर्म होता जाता है, उतना ज्यादा उसका एक पोटेंशियल का वैल्यू है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और जो आयन है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से। और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता जाता है और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी सेल है उसका पोटेंशियल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो दोबारा यूज के लायक नहीं रहती। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक से उसको किसी में यूज करते हैं तो वो थोड़ा देर काम
काम करने लग जाता है। तो उसका मेन रीजन क्या है, कहीं ना कहीं उसमें जिंक 2 पॉजिटिव आयंस फ्यू अमाउंट ऑफ बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत क्या होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो जो सेल या बैटरी है वहां पर काम करने लग जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ड्राई सेल का कॉन्सेप्ट होता है। इस ड्राई सेल के कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि ड्राई सेल एक तरीके का प्राइमरी सेल होता है। प्राइमरी सेल जो होता है वो रिचार्जेबल नहीं होता। रिचार्जेबल इस वजह से नहीं होता बिकॉज इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन रिवर्सिबल होते तो ये भी क्या होती, रिचार्जेबल होती। मतलब इनकी बनावट ही ऐसी होती है जिसमें दो ही इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल उस सेल में क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है। इसमें जिंक का एक इलेक्ट्रोड होता है जो कि एनोड का वर्क करता है, और जो एक हमारा ग्रेफाइट का रॉड होता है जो कि किसका वर्क करता है, कैथोड का वर्क करता है। और इन्हीं कैथोड और एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है। किसका, जिंक का हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और MnO2 जो कि कैथोड के आउटर मोस्ट लेयर पे पेंट किया हुआ होता है या उसका पेस्ट लगा हुआ होता है, वहां पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है। उस रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू अमोनिया गैस बनती है, और वो अमोनिया गैस जिंक आयन से रिएक्ट करके क्या बना देती है, कॉम्प्लेक्स को बना देती है। और जितना ज्यादा अमोनिया गैस अगर बन रहा है रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू इन ओवरऑल रिएक्शन, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा और उतनी जल्दी आपका जो सेल या बैटरी है वो पूरी तरीके से डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेल्स को बोला जाता है प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स बोला जाता है। इस सेल का डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ ड्राई सेल अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जो अमोनियम क्लोराइड है ये एसिडिक नेचर को शो करता है। यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड का आपने पेस्ट डाला था, जो इस रॉड पे अमोनियम क्लोराइड का आपने जो पेस्ट डाला था, वो अमोनियम क्लोराइड कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और उसके एसिडिक नेचर के होने की वजह से जो आपका जिंक वेसल है वो कोरोस्ड हो सकता है, मीन्स उसमें जंग लग सकती है। तो उसको कोरोस्ड होने अगर वो कोरोस्ड हो जाए तो उस वेसल्स में होल बनने लग जाता है, और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे उसमें होल बनेगा तो जो केमिकल्स हैं उनका लीकेज क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और सेल हमारा खराब हो जाएगा। तो इस डिफेक्ट से इस ड्राई सेल को प्रिवेंट करने के लिए नाउ अ डे एक लीक प्रूफ सेल का यूज हम कर सकते हैं। और साथ में जो आप अमोनियम क्लोराइड यूज कर रहे हो जो कि एसिडिक नेचर का है, उसकी जगह आप एक अल्कलाइन केमिकल लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप यूज कर सकते हो अमोनियम क्लोराइड के प्लेस पर, और जिसकी वजह से आपका जो जिंक वेसल है वो कोरोड्स नहीं होगा और किसी भी तरीके का केमिकल लीक आउट नहीं होगा, जिससे हमारी जो बैटरी है वो लॉन्ग लाइफ तक चलती रहेगी और उसमें किसी भी टाइप का कोरोजन जैसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ड्राई सेल का कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट यहाँ पे मरकरी सेल के बारे में बताया गया है, तो मरकरी सेल के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक।